Hello, welcome student. Today we are going to read next chapter. बेटा ज्योग्राफी का चैप्टर है 17th चैप्टर आपकी बुक में। तो इस चैप्टर को हम पहले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कंपटीशन में आएगा। जो अभी अक्टूबर में 19 अक्टूबर का जो टेस्ट है रेजोनेंस कंपटीशन का, उसके अंदर ये आएगा, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इट इज़ इजी चैप्टर, यू विल अंडरस्टैंड इजीली। ओके, चैप्टर का नाम है बेटा हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग इट मीन्स प्रोसेस ऑफ गुड्स विच इज प्रोडक्ट बाय मशीन। गुड्स का प्रोसेस होता है बेटा ये, जो मशीन के द्वारा प्रोडक्ट होता है। इट मीन्स तैयार क्या होता है। इसका जो प्रोडक्ट होता है उसको फिनिश्ड गुड बोला जाता है। मैन्युफैक्चरिंग इज कॉल्ड ए सेकेंडरी एक्टिविटी। अब मैंने इसको सेकेंडरी एक्टिविटी बताया। आप सोच रहे होंगे कि सेकेंडरी एक्टिविटी होती क्या है। सुनिए, हमारे पास 3 टाइप्स की एक्टिविटी है बेटा। इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला है। ये आपकी बुक में नहीं है, अभी इस चैप्टर में नहीं है, बट फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। सुनिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? ये वो एक्टिविटीज हैं जिससे हमें इनकम होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इसका क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंड सेकेंडरी, और थर्ड टर्टियरी। बट इन सभी के बारे में स्टडी नहीं कर रहे हैं, अब हम केवल यहीं तक इसकी स्टडी कर रहे हैं। तो जो सेकेंडरी एक्टिविटी है उसको हम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कह सकते हैं। इसको मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी क्यों कहेंगे? क्योंकि इस एक्टिविटी में मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। इट मीन्स इसके अंदर फिनिश गुड तैयार होती है। ये फिनिश गुड तैयार करने के लिए इस एक्टिविटी को, सेकेंडरी को या ये कहें मैन्युफैक्चरिंग को, रॉ मटेरियल के लिए प्राइमरी एक्टिविटी पे डिपेंड होना पड़ता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इट मीन्स कॉटन टेक्सटाइल मिल। कॉटन टेक्सटाइल मिल को में प्रोडक्शन होगा वो कॉटन क्लॉथ का होगा। वो कॉटन क्लॉथ किस पे डिपेंड रहेंगे? प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड होंगे। क्यों? क्योंकि यहां से उसको रॉ मटेरियल मिलेगा। इस कॉटन को तैयार करने के लिए, कॉटन के लिए जो रॉ मटेरियल होता है कॉटन, वो प्राइमरी सेक्टर से प्रोवाइड होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर इट मीन्स नेचर से तैयार होता है, जिसको आप कपास बोलते हो। वो कॉटन रॉ मटेरियल के रूप में कॉटन टेक्सटाइल मिल होता है। और कॉटन टेक्सटाइल मिल है वो क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इट्स ओके। तो ये आपको मैन्युफैक्चरिंग समझ में आगे होगा क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग। अब हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का क्लासिफिकेशन सुनिए, ये कई टाइप से इसका क्लासिफिकेशन होता है। तो फर्स्ट टाइप का हम इसमें करेंगे बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ ए रॉ मटेरियल। सेकंड किस बेस पे इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। और थर्ड हमारे पास रहेगा
ऑन द बेसिस ऑफ साइज। 3 टाइप से हम मैन्युफैक्चरिंग का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। कैसे कैसे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ए साइज। अब हम फर्स्ट ही स्टडी कर रहे हैं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल बेस पे इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। सुनिए, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल इसका क्लासिफिकेशन। फर्स्ट, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा बेटा, बट आप पहले इसको किस किस पार्ट में क्लासिफाई किया गया है वो सुनिए। सेकेंड, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। थर्ड, मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। इट्स ओके। किस बेस पे क्लासिफाई किया हमने? रॉ मटेरियल बेस पे। इंडस्ट्रीज आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ ए रॉ मटेरियल। फर्स्ट, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। सेकेंड, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। थर्ड, मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। और फोर्थ, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब इसको हम कैसे कैसे क्लासिफाई करने के बाद कैसे बताएंगे कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज? दोज इंडस्ट्रीज इज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। इट मीन्स जो इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल के रूप के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे डिपेंड होती है उसको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलेंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इट डिपेंड ऑन द एग्रो प्रोडक्शन। इट मीन्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या हुआ? कॉटन, इट मीन्स कपास। और कपास कहाँ जाएगा? इंडस्ट्रीज में जाएगा। इंडस्ट्रीज से क्या तैयार होगा? वहां से क्लॉथ तैयार होगा। तो वो जो कपड़ा तैयार किया है वो तैयार करने के लिए उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो मटेरियल हमें कहाँ से मिल रहा है? एग्रीकल्चर से मिल रहा है। इसलिए कॉटन टेक्सटाइल मिल है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। शुगर मिल है, ऑयल मिल है, वो सारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। इट्स ओके। क्योंकि शुगर किससे मिलेगी? शुगर केन से मिलेगी। शुगर केन कहां से मिलेगा? एग्रीकल्चर से मिलेगा। ऐसे ही हमारे पास ऑयल प्रोडक्शन है, ऑयल इंडस्ट्रीज है, वो उसके लिए रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा? एग्रीकल्चर से। इट मीन्स मस्टर्ड जब तैयार हो गए उसके बाद ऑयल तैयार होगा। इसलिए मस्टर्ड है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड कौन सी है? दूसरी इंडस्ट्रीज डिपेंड है। इसलिए वो जो इंडस्ट्रीज है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाए। इट्स ओके। नेक्स्ट है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। दोज इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन द मिनरल्स आर कॉल्ड ए मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। आयरन एंड स्टील प्लांट, आयरन एंड स्टील प्लांट इज डिपेंड ऑन द मिनरल। यानी कि जहां पे हमारे पास आयरन और निकलेगा वहां पे ये इंडस्ट्री सेट होंगे। इसलिए आयरन और के ऊपर इसकी डिपेंडेंसी बढ़ती है। इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया है? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। इट्स ओके। नेक्स्ट, मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। दोज इंडस्ट्रीज इज डिपेंड ऑन द सी प्रोडक्शन, ओशियन प्रोडक्शन।
अब सी में हमें फिश मिलती है और फिश से ऑयल निकाला जाता है, फिश ऑयल। अब फिश ऑयल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऑयल का बता दिया, वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बता दिया, क्योंकि मस्टर्ड से जब ऑयल तैयार होगा वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होगा, और जब फिश से ऑयल तैयार होगा इट मीन से हम वहां इंडस्ट्रीज लगाएंगे फिश ऑयल की, तो वो किस पे डिपेंड होगा, मरीन, जो समुद्री जीव होते हैं उनके ऊपर डिपेंड होता है, इसलिए मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज होगी। सी फूड, ओशियन से जो फूड तैयार होता है, जो भी हमें चीज मिलती है, वो सारी उसके ऊपर जो इंडस्ट्रीज डिपेंड होती है वो इंडस्ट्रीज मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाते हैं। इट्स ओके। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। Those industries is depend on the forest are called a forest based industries। जो हमारे पास फर्नीचर तैयार होते हैं वो कहां से तैयार होंगे, फॉरेस्ट से तैयार होंगे। जो कागज तैयार करने की फैक्ट्री लगी हुई है वो कहां से तैयार, पेपर इंडस्ट्रीज है, वो कौन सी है, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज है, क्योंकि उसके अंदर, कागज के अंदर जो तैयार करने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो फॉरेस्ट से ही तैयार होता है, फॉरेस्ट से ही गेन किया जाता है, इसलिए जो पेपर इंडस्ट्रीज है उसको हम फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलेंगे। तो ये था आपके पास रॉ मटेरियल क्लासिफिकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ ए रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बेस पे इसको क्लासिफिकेशन किया गया है जो आपके सामने है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। इट्स ओके। नेक्स्ट करेंगे बेटा ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज बेस पे मैन्युफैक्चरिंग का क्लासिफिकेशन करेंगे। साइज बेस पे टू टाइप्स की होती है बेटा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। Small scale industries, those industries provides as a small production are called a small scale industries। Like जो फैन तैयार करने की फैक्ट्री है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, फैन, कूलर, मशीन्स, जो छोटी मशीन्स तैयार करते हैं वो कौन सी है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज एरोप्लेन तैयार करती है, ट्रेन तैयार करती है, या जो बड़ी बड़ी मशीनें तैयार करती है, वो सारी कैसी होती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। इट मीन्स दोज इंडस्ट्रीज प्रोवाइड्स अस large production are called a large scale industries। It's okay। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ ए ओनरशिप। ओनरशिप पे इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बेटा, देखिए फर्स्ट प्राइवेट इंडस्ट्रीज, सेकंड गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज, थर्ड ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, और फोर्थ कोऑपरेटिव ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, और फोर्थ कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज
those industries owned by the individual or group of a person. जो इंडस्ट्रीज किसी एक आदमी की होगी या कुछ एक लोगों के द्वारा मिलजुल करके बनाई होगी वो होगी प्राइवेट इंडस्ट्रीज. इट्स ओके. सेकंड, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज. गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को हम दूसरा नाम पब्लिक इंडस्ट्रीज बोल सकते हैं. पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज. Those industries provides us, sorry, those industries owned by the government are called a government industries और a public sector industries. इनमें से कोई एक नाम दे सकते हैं, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट की ओनरशिप में होगी वो सभी पूरी पब्लिक सभी लोगों का इक्वल उसके ऊपर ओनरशिप रहेगी, इसलिए उसको पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज कहेंगे. नेक्स्ट, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज. Those industries owned by the government and a private person. It means जिस इंडस्ट्रीज के ऊपर गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट it means individual and a group of a peoples, group of a person. ये जो इंडस्ट्री होगी ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, इसके अंदर गवर्नमेंट का कुछ इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का रहेगा और कुछ इन्वेस्टमेंट है वो इंडिविजुअल पर्सन का या ग्रुप ऑफ पर्सन का रहेगा. इट इज कॉल्ड ए ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज. दोज इंडस्ट्रीज आर ऑनर्ड बाय द इंडिविजुअल पर्सन एंड ए सर्वेंट या सप्लायर ऑफ ए रॉ मटेरियल. कुछ भी कह सकते हैं बेटा. इसके अंदर हम उसके अंदर दोनों का इन्वेस्टमेंट इक्वल होता है, उस पर्सन का इंडिविजुअल पर्सन का या ओनर का प्लस जो सर्वेंट होते हैं, जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं उनका बराबर का इक्विवेलेंट का जो अधिकार होता है उसको कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज बोलेंगे. आप देखिए इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफ पर्सन की जो कंपनी रहेगी उसको प्राइवेट इंडस्ट्री प्राइवेट कंपनी बोलेंगे. आज हमारे पास जो जियो है रिलायंस कंपनी के द्वारा प्रोडक्ट है और रिलायंस कंपनी है वो मुकेश अंबानी की है, इसलिए वो उसके पास ऑनरशिप एक आदमी की है. एक आदमी की ऑनरशिप में वो कंपनी वो फैक्ट्री चल रही है, इसलिए उस इंडस्ट्रीज को हमें प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज बोलेंगे. गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज या पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज जिसके अंदर गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है, बीएसएनएल, ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज. ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का इक्विवेलेंट ही इन्वेस्टमेंट होता है, वो ज्वाइंट सेक्टर की इंडस्ट्रीज होती है. मारुति इंडस्ट्रीज लिमिटेड. कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज जिसके अंदर ओनर और सर्वेंट जो माल सप्लाई करने वाले होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, उनका इक्विवेलेंट का अधिकार होता है, वो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज में आते हैं. लाइक गुजरात के अंदर एक मिल्क सप्लाई करने वाला या मिल्क प्रोडक्ट करने वाला बहुत बड़ी एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज दे सकते हैं. इट्स ओके. एंड लास्ट में हम स्टडी करना है बेटा भाई कि इंडस्ट्रीज कहां सेट होगी. इट मीन्स हम स्टडी करेंगे फैक्टर इफेक्टिव लोकेशंस ऑफ ए इंडस्ट्रीज. फैक्टर्स इफेक्टिव ऑफ ए लोकेशन of a industry. Effective location of industries कह सकते हैं बेटा. ये फैक्ट्री इफेक्टिव
लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज कैसे है, इट मीन्स कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उस इंडस्ट्रीज की लोकेशन के लिए। आप देख रहे हैं आपके एरिया में कि जहां पे कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, आप दिल्ली और गुड़गांव फरीदाबाद में जाएंगे वहां काफी इंडस्ट्रीज हैं। आप एमपी में, उड़ीसा में, झारखंड में वहां जाएंगे बहुत सारी हैं। मुंबई में जाएंगे वहां भी है, और बेंगलोर में जाएंगे वहां पे भी है, गुजरात में जाएंगे वहां पे भी है। तो कुछ एरिया में इंडस्ट्रीज लगी हुई है, कुछ एक एरिया में नहीं है। इसका रीजन क्या है? रीजन लोकेशन, वहां पे इतनी सारी इंडस्ट्रीज और कुछ एरिया में है ही नहीं। इसका रीजन बताना है कौन कौन से फैक्टर हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि कुछ एक एरिया में इंडस्ट्रीज ज्यादा है। तो फर्स्ट लोकेशन हमारे पास आती है बेटा, सबसे पहले आएगी रॉ मटेरियल। जहां पे कॉटन होगा वहां कॉटन टेक्सटाइल मिल लग जाएगी। जहां शुगर केन होगा वहां शुगर मिल लग जाएगी। जहां पे आयरन ओर होगा वहां पे आयरन एंड स्टील कंपनी लग जाएगी। इट मीन्स रॉ मेटेरियल एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है जहां पे इंडस्ट्रीज की लोकेशन डिसाइड की जाती है। जिस एरिया में जो रॉ मेटेरियल मिलेगा उस एरिया में वही इंडस्ट्रीज सेटअप हो जाते हैं। इट्स ओके। सेकंड पॉइंट है बेटा पावर। इस इंडस्ट्रीज को सेट करने के लिए पावर चाहिए, इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो जिस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होगी, इलेक्ट्रिसिटी कहां से अवेलेबल होती है, वहां हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उनके लिए सबसे इजी पड़ती है। इट मीन्स कॉटन टेक्सटाइल मिल है वहां पे लगेगी जहां पे वाटर सफिशिएंट होगा और उस वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर के उसको चीप रेट पे अवेलेबल हो जाएगी, वहां पे इंडस्ट्रीज होगी। यानी कि जहां पे लाइट की या इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी होगी वहां पे इंडस्ट्री लगेगी। थर्ड लेबर। जहां लेबर ज्यादा होगी और कम पैसे में या कम वेजेस पे काम करने के लिए तैयार होगी वहां पे इंडस्ट्रीज लगेगी। अगर वो हाई वेजेस पे उस वर्कर्स को रखता है तो उसको प्रॉफिट नहीं मिल पाता, इसलिए वहां इंडस्ट्रीज सेट नहीं होती। अगर आप एग्जांपल इंडिया कर लें तो भी यही इसके साथ यही लिंक है। इंडिया के अंदर फॉरेन कंट्री की बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं या मल्टीनेशनल फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, बट यहाँ इसका कारण यही है क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है और जो वर्कर्स हैं बिहार, यूपी, एमपी के, वो बेचारे बहुत कम वेजेस पे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए फॉरेन कंट्री की फैक्ट्री यहाँ पे लगाने के लिए जो इन्वेस्टर है वो तैयार हो जाते हैं। इट मीन्स जहाँ चीप लेबर होगी, स्किल्ड लेबर होगी, हम कह सकते हैं कि स्किल्ड लेबर, स्किल्ड एंड चीप दोनों ही चीज होगी, वहां पे इंडस्ट्रीज लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है बेटा वाटर। ये वाटर की सफिशिएंट जहां पे होगी, अवेलेबिलिटी जहां पे होगी वहां पे इंडस्ट्रीज लगेगी। अभी हम बात कर रहे थे कॉटन की, उसको भी कॉटन को साफ करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। आयरन ओर को भी मल्टिंग करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। मशीनों को साफ करने के लिए, उसको ठंडा करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैक्सिमम इंडस्ट्रीज सेट ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर्स। काफी जितनी भी इंडस्ट्रीज आप देखेंगे तो सारी की सारी लगभग ये रिवर्स के किनारे लगी हुई है, वहां से पानी के उनके सप्लाई इजीली हो जाते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ आता है बेटा टोपोग्राफी। टोपोग्राफी इट मीन्स जहां पे ऊबड़ खाबड़ एरिया नहीं होगा, जहां पे प्लेन एरिया होगा। टोपोग्राफी एंड क्लाइमेट। टोपोग्राफी होता है उस एरिया की जो पोजीशन है वो, जहां उबड़ खाबड़ एरिया ना हो, जहां पे प्लेन एरिया होगा वहां पे इंडस्ट्रीज लगे, जहां की क्लाइमेट उसके सूटेबल होगी। कॉटन टेक्सटाइल मिल वहां पे लगती है। मैक्सिमम कॉटन टेक्सटाइल मिल सेट इन द गुजरात एंड महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र में सेट होने का कारण यही है क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र वो ओशियन के साथ, सी के साथ कनेक्ट है, इसलिए वहां की जो क्लाइमेट है वो सूटेबल क्लाइमेट है। ना गर्मी में ज्यादा गर्म होती है, ना विंटर सीजन में ज्यादा कूल होती है, इसलिए वहां मॉडरेट क्लाइमेट होने के कारण जो कॉटन का धागा तैयार होता है
यार्न तैयार होता है वो टूटता नहीं है, इसलिए कॉटन टेक्सटाइल मिल मैक्सिमम कहाँ सेट है, जहां पे उसकी सुटेबल क्लाइमेट मिलेगी, इट मीन्स गुजरात और महाराष्ट्र। ये रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है जहां पे इंडस्ट्रीज की लोकेशन डिसाइड होती है। नेक्स्ट, मार्केट। इंडस्ट्रीज लग गई, लाइक आपने सपोज करिए कि कॉटन टेक्सटाइल मिल सेट हो गई। कॉटन टेक्सटाइल मिल का इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसको पैसा चाहिए और उसकी माल की सप्लाई करने के लिए मार्केट चाहिए। इसलिए मार्केट अगर पास में होगी तो इस कॉटन टेक्सटाइल मिल से वो अपना माल को सप्लाई इजीली कर पाएगा और उसका पैसे की रिकवर साथ साथ होता रहेगा। इसलिए वो मार्केट के नजदीक कॉटन टेक्सटाइल मिल लगाएगा। इट मीन्स इंडस्ट्रीज को सेट करने के लिए मार्केट देखना जरूरी है। मार्केट भी एक मेन फैक्टर है जहां इंडस्ट्रीज की लोकेशन डिसाइड होती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। देखिए मार्केट भी है, कॉटन टेक्सटाइल मिल भी लगी हुई है, लेकिन जब तक यहां तक पहुंचने के लिए उसके पास रोड या ट्रेन सप्लाई करने के लिए अच्छा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं होगा तो ये मार्केट तक नहीं पहुंच पाएगा और इसका इन्वेस्ट किया हुआ बेकार चला जाएगा। इसलिए इसको प्रॉफिट लेने के लिए वो वहां पे सेट करेगा जहां पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की अवेलेबिलिटी होगी और साथ में कंजप्शन के लिए मार्केट होगी। वहां पे इंडस्ट्रीज की लोकेशन डिसाइड होती है, यानी कि वहां इंडस्ट्री लगती है। नेक्स्ट है कैपिटल। मैक्सिमम इंडस्ट्रीज वहां सेट होती है जहां उस स्टेट की या फिर उस कंट्री की कैपिटल होती है। दिल्ली हमारी कंट्री की कैपिटल है, चंडीगढ़ हमारे हरियाणा की है, मुंबई है महाराष्ट्र की है। ऐसे करके यहाँ सेट होना उनके लिए इजी होता है क्योंकि वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है और एडमिनिस्ट्रेशन का काम होने के साथ साथ दूसरी जो कनेक्टिविटी है वो वहाँ पे लोगों की रहने की, उनके रेजिडेंस की और पब्लिक की वहाँ पे एक माइग्रेशन या ये कह सकते हैं कि वहां पे ज्यादा लोगों का सेटिंग होने के कारण उस इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन वहां पे जल्दी सेल आउट हो जाता है। इसलिए लोग कैपिटल जहां है इंडिया की या स्टेट की वहां पे इंडस्ट्रीज सेट होती है। जैसे राजस्थान में ये जयपुर के आसपास काफी इंडस्ट्रीज हैं, इसका रीजन यही है कि जयपुर इज द कैपिटल ऑफ ए राजस्थान। नेक्स्ट एंड लास्ट है बेटा गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी भी किसी भी कंट्री के लिए या किसी भी एरिया में इंडस्ट्री सेट करने के लिए एक मेन फैक्टर है। कैसे? अगर गवर्नमेंट उसको लैंड चीप रेट में नहीं प्रोवाइड करवाती है, गवर्नमेंट उसको टैक्स में रिलैक्सेशन नहीं देती है, ज्यादा हैवी टैक्स उसको इम्पोज कर देती है, या ये कहेंगे कि उसको चीप रेट के अंदर कम रेट इंटरेस्ट पर उसको अगर लोन नहीं देती है तो वो इंडस्ट्रीज उस एरिया में सेट नहीं हो पाएगी। ये मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है जिसके कारण किसी भी एरिया में इंडस्ट्रीज की लोकेशन डिसाइड होती है, यानी कि इंडस्ट्रीज सेट होती है। इट्स ओके, आप लोग ध्यान से इसकी अंडरस्टैंड करेंगे क्योंकि ये चैप्टर इजी है और आप लोगों के आगे 10th क्लास में भी इसका कनेक्शन है। आप वहां पे भी इसको काफी इसके बारे में स्टडी करेंगे।